Hello friends, welcome to another video of Code Easy with me. In our last video, we have seen how we can use array in C programming to store similar type of data. In this video, we will see how we can take use of multi-dimensional array to store similar kind of data at a different level of ease. To understand this better, let's move forward. अभी जो हमने पिछले वीडियोस में एरे की बात की थी और एरेज को डिस्कस किया था, उसके अंदर हमारा जो एरे थे वो सिंगल डेटा टाइप्स में थे, जिसमें कि हम कुछ इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते थे कि जैसे मान लीजिए हमें किसी एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम वो स्टोर कर सकते थे. बट अब लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके रोल नंबर के साथ में उनके मार्क्स स्टोर कर दें. तो हम इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल एरेज. तो सी के अंदर हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो बेसिकली आपका 1 डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है. अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले इस इमेज को देखते हैं. इस इमेज में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो अब पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं अपना एरे को, जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने पिछली बार किया था, पहले हम डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं. जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं और उसके बाद फिर हमने अपने एरे को नेम दे दिया. यहाँ पे हमने अपने एरे को स्टड नाम दिया है और उसके बाद नेक्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं नंबर ऑफ रोज जो हमें चाहिए. जैसे इस एरे के अंदर जो हमें इमेज में दिख रहा है, हमें यहाँ पे 4 नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 डिक्लेयर कर दिया. और फिर सेकेंड डायमेंशन जो होती है हमारी वो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो उसके अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं हमें हर रो में कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पे मैंने ये जो इमेज स्टोर की है या जो इमेज डिस्प्ले की है, यहाँ पे हम इसको एग्जांपल को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें हर रोल नंबर के किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं. जैसे सपोज कि हमें हर रोल नंबर के इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे स्टोर करने हैं, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे 2 ही कॉलम बनाए हैं. जो हमारा फर्स्ट कॉलम, जो हमारा बेसिक कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम स्टोर करवा देंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, और जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे स्टूडेंट के मार्क्स. सिमिलरली ये हम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कर सकते हैं. यहाँ पे हमने 4 स्टूडेंट्स के लिए किया है. तो इस तरीके से हम अपना 2D एरे का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले हमने देख लिया था हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपना एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं 2D एरे के लिए. ये हमारा 2D एरे का डिक्लेरेशन हो गया. अब हम आ जाते हैं किसी भी 2D एरे को हम प्रोग्राम में डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं. तो किसी भी 2D एरे को डिफाइन करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हम 1D एरे में करते थे, पहले हमने जैसे जो भी उसका डिक्लेयर किया है int, जो भी मतलब इंटीजर हमारा टाइप हो गया उस एरे का, फिर जो भी उस एरे का नाम है, फिर देन नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम. अब आ जाते हैं इसके अंदर वैल्यूज डालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हमने देखा था जब हम पहले 1D एरे में वैल्यूज डाल रहे थे तो हम नॉर्मली 1, 2, 3, 4 करके वैल्यूज डाल रहे थे. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब हम एक एक करके वैल्यूज डाल रहे हैं. मतलब पहले वाली रो की वैल्यूज हमने फर्स्ट डाली, फिर उसके बाद हमने सेकंड रोज की वैल्यू डाली, फिर अब उसके बाद हमने थर्ड रो की जो हमारे दोनों थे उसकी वैल्यू डाली, फिर हमने फोर्थ रो की वैल्यू डाली. तो ये आपका दिस इज वन ऑफ द मेथड जिस तरीके से आप 2D एरे के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं. या दूसरा तरीका क्या है, इसको इजी करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या करा, एक के बाद एक सारी वैल्यूज कॉमा कॉमा करके हम डालते चले गए. तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट इन सी. ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. आप इस तरीके से भी एक 2D एरे के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं. दोनों ही तरीके से वैल्यू डालना एक्सेप्टेबल है और करेक्ट है. इसमें आपका प्रोग्राम कोई भी एरर शो नहीं करेगा. अब देखिए बेसिकली कोई भी हमारा जो 2D एरे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि आपका एक मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है. तो कोई भी जो हमारा 2D एरे होता है उसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारा किसी भी 2D एरे का अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से उसे डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे हम उसके अंदर वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. चलिए अब आगे चल के हम देखते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं. जैसे अभी तक हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो हमारे 2 इंडेक्स हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है दैट रिप्रेजेंट आवर रोज और जो हमारा सेकंड इंडेक्स है दैट रिप्रेजेंट्स आवर कॉलम. तो अब इसके अंदर देखिए जब भी हम कोई एरे को डिक्लेयर करेंगे 2D एरे को, तो हमारे पास में जैसे हमने देखा था 1D एरे में अगर हम डिक्लेयर करते टाइम में सिंपली उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं डालते और उसके बाद में हम राइट हैंड साइड पे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो वो करेक्ट होता था. बट इस केस के अंदर इट इज मस्ट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर आप नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये चलेगा,
उससे कोई एरर आपको थ्रो नहीं होगा। बट अगर आप नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इट विल गिव यू एरर। तो मतलब या तो हमारे पास नॉर्मल तरीका है कि हमने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई किया और वैल्यू एंटर करवा दी, या सेकंड जो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ रोज जो है वो हमने एंटर नहीं कराया, उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने एंटर करवा दिया और उसके बाद में हमने अपनी सारी वैल्यूज डाल दी। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट इज मस्ट टू डिक्लेयर नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर हम नंबर ऑफ कॉलम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। तो ये जो एग्जांपल में हमने लिया है इसके अंदर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ डिक्लेयर नहीं कराया है, जबकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज हमने डिक्लेयर कराए हैं, बट दिस विल नॉट वर्क, सो दिस इज नॉट राइट। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। जैसे हम 1D एरे में करते थे, क्या करते थे, हम ब्लैंक छोड़ देते इंडेक्स को और उसके बाद में हम सारी वैल्यूज अपना डाल देते थे। तो ये 1D एरे के लिए तो ठीक है, बट 2D एरे में दिस विल नॉट वर्क। 2D एरे में एटलीस्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया है, टू मेक इट वर्क। अब ये हमारा सिंपल है, इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अभी जो हमने 1D एरे में मेमोरी मैप देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसके बाद हमारा जो भी एलिमेंट होते हैं वो सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, कि पहले फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाता है, फिर सेकंड एलिमेंट स्टोर हो जाता है, फिर थर्ड स्टोर हो जाता है, इस तरीके से स्टोर हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं 2D एरे की, तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली कोई भी जो 2D एरे होता है वो भी सिमिलर काइंड से ही स्टोर होता है। इसके अंदर किस तरीके से होता है कि जो आपका जिस सीक्वेंस में आपका एरे में जो एलिमेंट आ रहा है, जो भी उसी सीक्वेंस में वो स्टोर होते चले जाता है। तो पहले जो फर्स्ट रो के अंदर जो आपके दोनों एलिमेंट्स आएंगे, जो फर्स्ट रो के दोनों कॉलम है वो आपका स्टोर हो जाएंगे, फिर आपके जो सेकंड रो के जो दोनों कॉलम्स है वो स्टोर हो जाएंगे, फिर आपके जो थर्ड रो के दोनों कॉलम्स है वो स्टोर हो जाएंगे, और सिमिलरली सो ऑन आपके जो भी नेक्स्ट रो के कॉलम्स आते जाएंगे वो सो ऑन स्टोर होते चले जाएंगे। इसके अंदर जैसे हमारा 1D एरे में मेमोरी एलोकेशन हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरे, मतलब यहाँ पे हमारा एरे इंटीजर टाइप का, उसके हिसाब से 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती जाएगी फॉर द एवरी एलिमेंट दैट वी आर स्टोरिंग इन द एरे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 00th एलिमेंट था हमारा, जो कि हमारा रोल नंबर था, उसके लिए हमारा 65508 है, जबकि जो उसके मार्क्स हैं उसके लिए 65512 हो गया है। सिमिलरली 4 लोकेशन बाद हमारा नेक्स्ट रो का जो रोल नंबर था वो स्टोर हो गया है, और फिर उसके नेक्स्ट 4 बाद उसका जो हमारे मार्क्स हैं वो स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा मेमोरी के अंदर एक 2D एरे स्टोर होता है। बेसिकली कोई भी एरे हमारा जो है, जो अभी तक हमने देखे या जो भी हम आगे देखेंगे, वो सब मेमोरी में सीक्वेंशियली ही स्टोर होते हैं। मेमोरी में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपका एरे इन डिफरेंट डायमेंशन स्टोर हो जाए, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है वो बेसिकली सीक्वेंशियली या लीनियर मेमोरी ही हमारी होती हैं। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक्चुअली हमारा एरे अरेंज हो रहा है मेमोरी के अंदर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पॉइंटर किस तरीके से हम 2D एरे में यूज कर सकते हैं। आई थिंक इसके आगे बढ़ने से पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 2D एरे का, और उसके लिए एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे 2arr.c प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ सिंपली, और जैसे हमें पता है हैश इंक्लूड studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, int मेन टाइप का एक हम ले लेते हैं हमने इसके बाद में, और यहाँ पे रिटर्न 0 पहले हमने लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सिंपली एक एरे ले लेना है, जैसे हमने लिया था INTASTUD, मैं यहाँ स्टड ही ले लेता हूँ एक एरे, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करें या हम दोनों चीजें डिफाइन करें। तो अभी फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे दोनों चीजें डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा, मैं 3 स्टूडेंट्स का एरे बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर मैं उनका रोल नंबर और उनके मार्क्स स्टोर कर लूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो है डिक्लेरेशन करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ वो मैं आपको हर एक 1D एरे के स्टाइल में करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम सीक्वेंशियली ना करके हर एक स्टूडेंट के करेंगे। जैसे मैंने पहला स्टूडेंट का रोल नंबर हमने रख लिया, 10 है फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, और उसके, या मैं 101 पहले स्टूडेंट का रोल नंबर रख लेता हूँ, और उसके मार्क्स जैसे हम समझ लेते हैं 55 है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा वो हमने फिर से ले लिया स्टूडेंट का रोल नंबर 102, और उसके हमने मार्क्स दे दिए जैसे सपोज 58,
और हमने यहाँ पे एक थर्ड स्टूडेंट ले लिया, उसके अंदर उसका रोल नंबर है 103 और उसके मार्क्स हमने ले लिए फॉर दैट मैटर 75। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक 2D एरे को डिक्लेयर कर दिया है सिंपली। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं printf में डाल के, और वैल्यू मार्क्स ऑफ रोल नंबर %d इज %d। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे कॉमा लगा के, अभी तो हमने बेसिकली मार्क्स एंटर कराए हैं, अभी यहाँ पे एक हम जैसे नॉर्मली पहले एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे उसी तरीके से एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा और उसके साथ में हम दे देंगे यहाँ पे स्टड और स्क्वायर ब्रैकेट में हम दे देंगे 0 और फिर दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे आपका 0। ओके, और ये वाला ठीक है। और ये तो अभी हमारा हमने क्या दे दिया यहाँ पे, ये हमने उसका रोल नंबर प्रिंट करवा दिया और दूसरा हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे उस स्टूडेंट का आपके मार्क्स कितने हैं, वो हो जाएगा आपका 0 और 1। तो ये अभी हमने नॉर्मल तरीके से अपना यहाँ पे ले लिया है। अब हम सिमिलरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला फिर से करेंगे तो ये आपका काम कर जाएगा। बस हमें यहाँ पे करना क्या होगा, चेंज एक छोटा सा, कि हमने जो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज दी हैं वो 0 के लिए हो गया, फिर मैं 1 के लिए दे दूंगा, फिर यहाँ पे सिमिलरली मैं वैल्यूज 2 के लिए दे दूंगा, यहाँ पे फिर मैं 1 के लिए दे दूंगा, फिर यहाँ पे मैं 2 के लिए दे दूंगा और यहाँ पे मैं \n लगा दूंगा थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। GCC हमारे जो प्रोग्राम का नाम है 2arr.c। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसके बाद एक बार इसको रन करके देख लेना। तो देखिए मार्क्स ऑफ रोल नंबर 101 इज 55, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 102 इज 58, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 103 75। तो यहाँ पे हमने सिंपली दिखाया कि किस तरीके से हमारा एक एरे बन गया है 2D एरे और कैसे हमने उसको एक्सेस, उसके अंदर मार्क्स वगैरह जो भी चीजें हमने उसकी एक्सेस कर ली हैं। तो बेसिकली ये हमने देख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इसके बारे में और डिटेल्स की। हम अभी तक हमने ये चीज डिस्कस नहीं किया कि हमने इसमें एक्सेस कैसे किया है, इसके जो हमारे अंदर इसका डेटा स्टोर था, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने 1D एरे में भी बात की थी पॉइंटर्स की, वैसे सिमिलरली हम 2D एरे में भी पॉइंटर्स की बात कर सकते हैं। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऐसा समझना होगा कि कोई भी जो 2D एरे होता है वो आपका बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ 1D एरे होता है। एक बार अगर आप इमेज को दोबारा से देखेंगे, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये हमारा एक एरे है, फिर अगर दूसरे के लिए मैं आपको बोलूं ये हमारा एक दूसरा एरे है, सिमिलरली मैं आपको बोलूं ये हमारा एक तीसरा एरे है, और सिमिलरली मैं आपको बोलूं कि ये हमारा एक चौथा एरे है। अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि ये हमारे 4 अलग अलग एरेज हैं, तो ये अपने आप में इंडिविजुअली भी एरेज हो सकते हैं। तो हमारा जो कोई भी 2D एरे होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1D एरे। ठीक है, तो हम किसी भी 2D एरे के जो पार्ट्स हैं उसको 1D एरे की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें अभी हमने जो डिक्लेरेशन दिया था 2D एरे का, जैसे हमने स्टड का डिक्लेरेशन या कोई भी डिक्लेरेशन दिया था, इसमें हमने 2 पार्ट बताए थे। फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका रोज को बताता था और सेकंड पार्ट आपका कॉलम को बताता था। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे उसके अंदर पार्ट्स हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें जो भी अगर हमारे अंदर इसके पार्ट्स हैं, ये अगर अपने आप में ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, तो मैं अगर आपको कुछ इस तरीके से बताऊं कि ये वाला जो हमारा 2D एरे है उसके अंदर जो फर्स्ट एरे स्टोर है वो ये है, और जो सेकंड एरे स्टोर है वो ये है, वो थर्ड एरे स्टोर है वो ये है, फोर्थ एरे स्टोर है वो ये है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टड, यहाँ पे हमने लिखा स्टड, और स्टड के बाद मैंने सिंपली क्या कर दिया, ब्रैकेट में लगा दिया 0। तो इससे क्या होगा, जब हमने यहाँ पे स्टड 0 लिखा तो ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये हमारा पॉइंट करेगा इस वाले एरे की तरफ। बेसिकली जो हमारा 2D एरे की फर्स्ट रो है उसकी तरफ ये पॉइंट करेगा। अगर मैं सिमिलरली स्टड 1 यहाँ पे लिख दूं तो वो जो हमारा
जो उसकी सेकेंड रो है उसकी तरफ में पॉइंट करेगा। स्टड 3 लिख दूं तो वो हमारे थर्ड रो की तरफ में पॉइंट करेगा। तो चलिए अब इसी चीज को हमने यहाँ पे बताया है कि अगर हम यहाँ पे जैसे हमने एक एरे लिया S5 और 2, अगर हम यहाँ पे इसको सिंपली लिख देते हैं S0, तो ये क्या करेगा, जो उसका फर्स्ट रो है उसकी तरफ में पॉइंट करेगा। और जब हम यहाँ पे लिख देते हैं S1, तो ये क्या करेगा, उसके सेकेंड रो की तरफ में पॉइंट करेगा। तो अगर इस बात को हम दूसरे टर्म्स में देखें, जब कभी भी किसी 2D एरे की बात हो रही होती है और वहां पे हम ऐसी टर्म यूज करते हैं S0 S1, तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें एड्रेस दे देता है उसके जीरोथ एरे का, या उसके जो भी हम उसको मतलब जैसे अगर हम मान लीजिए S0 की बात करें तो जो भी उसमें जीरोथ 1D एरे है उसका एड्रेस हमें रिसीव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम 1D एरे की बात कर रहे थे और जब अगर ये हमारा नॉर्मल 1D एरे होता और हम यहाँ पे S0 यूज करते, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाती, वैल्यू मिल जाती जो स्टोर्ड है। बट क्योंकि यहाँ पे जो एरे डिक्लेयर किया गया है वो 2D एरे है, और उस 2D एरे के अंदर हम जो उसके अंदर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, अगर हम वो 1D एरे की तरह उसको लिखते हैं, उस डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो भी हमारा फर्स्ट एरे है या जो भी हमारा जीरोथ एरे का एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ पे S1 यूज करेंगे तो जो हमारा उसके अंदर सेकेंड रो जो आ रही थी, इसको देखते हैं, जैसे हम S0 यहाँ पे स्टड 0 यूज कर रहे हैं तो ये हमें इसका एड्रेस बेसिकली रो 0 का एड्रेस दे देगा। अगर हम यहाँ पे स्टड 1 यूज करते हैं तो स्टड 1 से हमें क्या मिल जाएगा, स्टड 1 से हमें मिल जाएगा रो नंबर 1 का एड्रेस हमें मिल जाएगा। और ऐसे अगर हम स्टड 2 यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे रो नंबर 2 का एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया कि अगर इन केस ऑफ अ 2D एरे, कोई भी 2D एरे के अंदर अगर हम सिंगल एरे जैसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बेस एड्रेस मिल जाता है उस एरे का। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे अभी हमने अपना जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर डिक्लेरेशन की थी, बिल्कुल सेम तरीके से अब हमने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज किया है। इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली हमने एक लूप चलाया है, और वो लूप हमने कितनी बार चलाया, वो लूप हमने चलाया है 3 टाइम्स। और इससे हम बेसिकली क्या करेंगे, सॉरी बेसिकली हमने लूप 4 टाइम्स चलाया, और ये लूप हमने चलाया है जो भी हमें एड्रेस है, जो हमारा इसका एड्रेस है या जो हमारे इस एरे का बेस एड्रेस है या जो इस एरे का बेस एड्रेस है, वो हमने कलेक्ट करने के लिए लूप चलाया है। तो अब इसके अंदर जाके होगा क्या, आपने देखा कि हमने जब यहाँ पे डाला एड्रेस ऑफ, पहले हमने देखा इसके अंदर आई, एड्रेस ऑफ आई मतलब एड्रेस ऑफ जीरोथ, यहाँ पे जीरोथ 1D एरे, और यहाँ पे हमने लिखा %u। फिर से हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे %u इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा एड्रेस होता है वो एक अनसाइंड इंटीजर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे u यूज किया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने आपको बताया, हमने क्या करा, एक 2D एरे में 1D एरे के टाइप की जो है रिप्रेजेंटेशन यूज की है Si। तो ये हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा देगा, इस एरे के एड्रेसेस प्रोवाइड करा देगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका जो आउटपुट है उसमें क्या आया, एड्रेस ऑफ जीरोथ 1D एरे 65508 और एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D एरे 6516। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा डिफरेंस है वो 8 यूनिट्स का है। अब ऐसा क्यों है, हम ये भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जब हम इस एरे की बात कर रहे हैं तो ये हमारा टोटल मिलके जो है 8 यूनिट्स यूज कर रहा है। अगर हम आप इसको ऐसे देखें तो ये हमारा 4 यूनिट्स हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूज करेगा, और सेकंड हमारा जो एलिमेंट है वो फिर से 4 बाइट यूज करेगा। तो टोटल इसने जो स्टोरेज यूज कर ली वो हमारी कितनी हो गई, 8 बाइट्स हमारी टोटल स्टोरेज यहाँ पे यूज हो गई है। तो इसलिए जो हमारा नेक्स्ट एरे है उसका जो एड्रेस शुरू होगा वो 8 के बाद से शुरू होगा। तो इसलिए जो हमारा इसका बेस एड्रेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो 08 से है। फिर जो हमारा सेकंड का जो बेस एड्रेस स्टार्ट हुआ है वो हमारा 16 से है। जो हमारा थर्ड का एड्रेस स्टार्ट हुआ है वो हमारा 24 से है, और जो हमारा फिर फोर्थ का एड्रेस स्टार्ट हुआ है वो 32 से है। ये सब आपस में 8 के डिस्टेंसेस पे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें ये भी पता लग गया कि एक तो ये हमें बेस एड्रेस दे रहा है हर नेक्स्ट एरे का, हर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट 1D एरे का। और दूसरी चीज हमने जो देखी वो हमने ये देखी कि इसके अंदर जो हमारा जब हम कोई 2D एरे यूज करेंगे और उसके अंदर 1D लिख के प्रिंट करवाएंगे तो इट विल गिव अस द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं तो हम इसको सेम को एक बार प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एक अपना जो नॉर्मल प्रोग्राम बनाया हुआ था, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे आपका एक इससे पहले स्टेटमेंट प्रिंट f की और लगा देता हूं, और इसमें मैं सीधा लिख देता हूं एड्रेस ऑफ जीरोथ
अरे इज, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंट यू का यूज़ कर लिया है और सिंपली जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कॉमा स्टड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर 0 दे दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये एड्रेस आ जाएगा। और सिमिलरली मेरे को ये क्या करना है कि मैं हर एक से पहले एक बार ये प्रिंट करवा दूँ, तो इसलिए मैं ये वाली लाइन आपका सिमिलरली डाल दूंगा 0th 1 और 2, और यहाँ पे भी मैं इसका जो है 0th की जगह फर्स्ट, और यहाँ पे मैं आपका सेकंड जो है वो डाल दूंगा 2। ये हमने सेव कर दिया है। अब देखिए इसको एक बार हम फिर से रन करके देख लेते हैं। अब हमने सिंपली पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया और उसके बाद मैंने ये रन कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ 0th एरेज लास्ट में हम देखेंगे 536, और हम 536 के अंदर 8 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 544। आप देख रहे हैं 8 ऐड होके 544 आ गया, सिमिलरली 552 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिंगल इंडेक्स का यूज किया है किसी भी 2D के अंदर, तो वो हमें एड्रेस दे रहा है, और जब हमने दोनों डायमेंशंस डाली थी तो वो हमें क्या दे रहा है, वैल्यूज वहां पे हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए एक बार ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम जो है सिंगल अपना इंडेक्स का यूज करते हुए भी उसको एरेज का एड्रेस उसके अंदर से ले सकते हैं। अब देखिए अगर हमें इसके अंदर हम अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर हमने सिंगल इंडेक्स का यूज किया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करनी है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लिया है कि हम एस एरे का जो 2 और 1 जो हमारा इंडेक्स है, मतलब हमारा सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अगर हमें रेफर करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हमें पता है कि जब हम S2 की बात करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, जो सेकेंड रो है बेसिकली उसका हमें यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा, हमें एक एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे, और वो जो एड्रेस है वो हम नॉर्मली मतलब हमारे पास एक में एड्रेस आ गया है। अब अगर मान लीजिए मुझे उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस चाहिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम उसमें +1 कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था जब भी हम कोई पॉइंटर्स की वैल्यू में +1 डालते हैं तो बेसिकली वो हमें नेक्स्ट एड्रेस की तरफ पॉइंट करने लगता है। हमने लास्ट अपने वीडियो में ऑपरेशंस में देखा था ये चीज। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिमिलरली हमारा जो S2 + 1 है वो हमारा किसके एड्रेस की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, वो हमारा S2 1 के एड्रेस की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। बेसिकली फिर से देखते हैं एक बार इस चीज को, जो हमारा S2 है वो हमें क्या देगा, जो हमारा सेकंड रो है उसका बेस एड्रेस देगा। अब अगर मान लीजिए कि हमें उसका सेकंड कॉलम को एक्सेस करना है तो वो फर्स्ट कॉलम से 4 बाइट्स अवे होता है, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। तो अगर हम उसमें +1 कर दें तो 4 विल बी एडेड टू दैट और हमें नेक्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर हमें S2 1 का एड्रेस चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S2 के अंदर +1 कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमें क्लियर हो गया है। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, S2 + 1 डालने से हमें S2 1 का एड्रेस मिल जाएगा। अब हमने 1D एरे के अंदर डिस्कशन करते टाइम ये चीज हमें क्लियर हो गई थी कि जो हमारा नम आई है या कोई भी एरे जिसकी हम बात करते हैं हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वहां पे हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था क्लियरली कि किस तरीके से हमारा कोई भी जो आप जब 1D एरे की बात करते हैं उसके अंदर कोई भी एरे का नेम और उसका इंडेक्स जो है उसको आप ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज हमने कैसे देख ली थी उस वीडियो के, मतलब क्लियर हो गई थी हमें। अब सिमिलरली हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है हमें, जैसे हमने देखा S2 हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, S2 हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। यहां से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें एड्रेस मिलता है, ये हमारा एड्रेस हमें इससे मिलता है। और जो हमारा S2 + 1 है उससे हमें क्या मिलता है, जो हमारा S2 + 1 है उससे हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। ये हमने क्लियर कर लिया कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंटर ऑपरेशंस का यूज करूं और मैं इसके आगे एक पॉइंटर लगा दूं, सिंपली ऐसे एक पॉइंटर यहाँ पे प्लेस कर दूं मैं और इसे ब्रैकेट में डाल दूं, तो पॉइंटर हमारा क्या करता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी S2 पे वैल्यू है वो हमें मिलने लग जाएगी। और सिमिलरली जब मैं इस वैल्यू के आगे भी पॉइंटर लगा दूंगा तो जो इस इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमें मिलने लग जाएगी। तो इसके अंदर हम यही समझना चाहते हैं कि ये जब हमने S2 + 1 का यूज किया है बेसिकली और आगे पॉइंटर लगा दिया, तो जो यहाँ पे इस एड्रेस पे वैल्यू है बेसिकली हमें कहना चाहते हैं जो 65528 पे वैल्यू है वो हमें मिलने लग जाएगी।
और अब आप देख सकते हैं इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमने अपने प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देंगे। पहले हमारा जो s2+1 था, अब हम फिर से s2 हमारा क्या यहाँ दे रहा है, यहाँ पे हमारा s2 हमें एक एड्रेस दे रहा है। उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं कि वैल्यू एट दिस एड्रेस +1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो बेसिकली अगर आप इन ऑल देखें तो हम इन सारी चीज़ों को कुछ इस टाइप से भी रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा s2 और 1 मतलब एक s एरे में सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है उसको हम निकालने के लिए इस तरीके से रेफर कर सकते हैं, और फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेक डाउन करके इस तरीके से रेफर कर सकते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट है ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियरली समझ लिया था कि ये किस तरीके से काम करता है, और इसको जो है हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसको हम चाहें तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने के लिए मैं फिर से उसी वाले एग्जाम्पल पे अपना चले जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने जहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स, यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क्स प्रिंट करवाए थे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक और प्रिंटफ की कमांड बना देता हूँ, और इस प्रिंटफ की कमांड में मैं दे देता हूँ रोल नंबर इज। मैंने यहाँ पे रोल नंबर इज दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपका एक स्टार पहले %d मैंने दे दिया यहाँ पे। और अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करता हूँ, और जैसे हमने नॉर्मली फर्स्ट केस में किया था, हमने क्या किया था, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के जो हमारा स्टड था और इसके अंदर 0 जो हमने दिया था इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, और ये सिंपली हमारा यहाँ पे, इसके पहले भी मैं एक बारी यहाँ पे \n लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिया रोल नंबर इस %d, और यहाँ पे मैंने इसको स्टड 0 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली ये जो एड्रेस हम ले रहे थे उस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमने प्रिंट करवा लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर अब जैसे मैं फिर से एक बार printf की कमांड यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, और printf की कमांड प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आपका प्रिंट करवा लेता हूँ मार्क्स ऑफ अबव, मार्क्स ऑफ अबव रोल नंबर इज, और यहाँ पे मैं %d, जैसे अभी हमने देखा कि इसके अंदर हम यहाँ पे कॉमा लेंगे और उसके बाद स्टार, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हम स्टड, और यहाँ पे हम 0 देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम +1 दे देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिर से वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक बार मैं क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे फिर से मैंने प्रोग्राम को है कंपाइल कर लिया है। उसमें वो कह रहा है कि आपके printf में कुछ एरर है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट लिख दिया है printf की जगह, इसलिए एरर आया। हम इस एरर को करेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे cls, और फिर से हम अपना प्रोग्राम जो है कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे पहले हमारा एड्रेस आ गया, उसके बाद रोल नंबर इज, अब यहाँ पे 101 हमारा रोल नंबर डिस्प्ले हो गया, और मार्क्स ऑफ अबव रोल नंबर इज 55 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेम स्टेटमेंट को फिर से कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार डाल के, और यहाँ पे मैं इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर देता हूँ एक और ऑपरेटर लगा के, और इसको मैं लिख देता हूँ स्टड +1। मैं इसको इस तरीके से आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिर से एक बार इस प्रोग्राम को रन करके।
पहले कंपाइल करा दिया हमने, अब इसको हमने रन किया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा पहले हमारा आ गया रोल, पहले हमारा एड्रेस प्रिंट हो गया, और फिर हमारा जो है मार्क्स ऑफ अबव रोल नंबर इज 55 प्रिंट हो गया। अब यहाँ देखिए मार्क्स ऑफ अबव रोल नंबर इज 58 प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट +1 लिया है, और अगर हमें यहाँ पे यही प्रिंट करना है तो हमें स्टार्ट +0 लेना होगा। तो जो है वो हमारा फर्स्ट जो एरे है उसका मार्क्स प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 ले लिया था, तो उसने जो हमारी नेक्स्ट रो है जो हमारा 102,58 वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स को प्रिंट कर दिया था। अब मैं एक बार फिर से इसको रन करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा फिर से आ गया है रोल नंबर इज 101, मार्क्स ऑफ रोल नंबर इज 55, फिर से देखिए मार्क्स ऑफ रोल नंबर इज 55 हमारा फिर से आ गया है। तो आप देख रहे हैं हम किसी भी तरीके से जाएं, हम पॉइंटर का इस तरीके से यूज करते हुए जो अपना एरे के अंदर की वैल्यूज हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। चलिए अब ये भी हमारा क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से इसे एक्सेस किया है। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमने एक्सेस किस तरीके से किया है, वो हमने पीपीटी में भी करके देख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि सारे ही एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आप फॉर लूप का यूज करते हुए और एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके सारे ही एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उस केस के अंदर जैसे हमें यहाँ पे बार बार ये अलग अलग वैल्यूज ऐसे करनी पड़ रही थी, इसको करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिंपली आपका जो है फॉर लूप की हेल्प से हो जाएगा। इसका फॉर लूप का एक बार हम वर्किंग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पहले फॉर लूप जो है वो जाएगा और यहाँ पे 0th एलिमेंट मतलब फर्स्ट एरे के अंदर जाएगा, फर्स्ट एरे के अंदर जाएगा और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले उसको प्रिंट कर देगा। जब j की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे s +0 हो जाएगा, तो मतलब वैल्यू एट जो हमारा s है वो प्रिंट हो जाएगी, वो हमारा 1 2 3 4 है। फिर नेक्स्ट केस में हमारा जाएगा s +0 और +1, तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे 56 वाली हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हमारा जो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर जाएगा यहाँ पे फिर से हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब की बार यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जाएगा j की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0 से हमारा ये वाला एलिमेंट जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे s +1 +0 से हमारा ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। फिर जब इस लूप से बाहर आएगा फिर दोबारा जब चलेगा तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो s +1 से हमारा 33rd एलिमेंट जो है एक्सेस हो जाएगा। सिमिलरली सो ऑन हमारे हर एलिमेंट के लिए प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं। तो इससे हमारा होगा क्या कि जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा था एक एक एलिमेंट के लिए वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा और सिंपली हमारा रन हो जाएगा। अब चलिए अभी तक हमने जो बात की थी वो पॉइंटर्स की बात की थी, जो एक किसी भी नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को या किसी भी वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पॉइंटर टू एन एरे कि मतलब कोई ऐसा पॉइंटर जो एक एरे को ही पॉइंट करे। अभी तक जो हम पॉइंटर देख रहे थे वो किसी इंटीजर को किसी फ्लोटिंग वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा एक एरे को ही पॉइंट करेगा। तो जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हैं दिस इज कॉल्ड पॉइंटर टू एन एरे। यहाँ पे जो आपका पॉइंटर है वो किसका पॉइंट करेगा, सीधा एरे को पॉइंट करेगा। अभी तक हमने देखा था इंटीजर को करता था या किसी और चीज को करता था। तो सबसे पहले पॉइंटर टू एरे की जो है हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं, और उसकी डिक्लेरेशन बिल्कुल सिंपल है। उसका जो हम किसी भी जो हम डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर क्या है, पहले हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो एरे है वो किस टाइप का होने वाला है, वो इंटीजर टाइप का होने वाला है। सेकंड फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने पैरेंथेसिस लगाया, उसके अंदर एक पॉइंटर लिया p टाइप का और हमने उसको एक एरे की तरफ पॉइंट करवा दिया जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज जो ये है वो है इस डिक्लेरेशन के अंदर यूज ऑफ पैरेंथेसिस। यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे तो ये जो हमारी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, INT और अपना पॉइंटर p और ब्रैकेट में आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इसको रीड करें तो ये हमारा बन जाएगा एरे जिसके अंदर हम 2 पॉइंटर को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स हो जाएगा रादर देन एरे ऑफ इंटीजर। बट अगर हमें ये आपने जो डेफिनेशन देखा, इन दोनों डेफिनेशन के अंदर आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंदर में पैरेंथेसिस का यूज हुआ है, तो यहां पे एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है, वो पॉइंटर जो किसी एरे के एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। बट जो हमारा सेकंड डिक्लेरेशन है जहां पे हमारा ब्रैकेट पैरेंथेसिस का यूज नहीं हुआ, वहां पे जो एरे है वो हमारा
किसी एड्रेसेस को स्टोर करने के काम आ रहा है, बेसिकली वो किसी पॉइंटर जो एड्रेसेस हैं उनको स्टोर करने के काम आएगा। तो इसलिए जब भी हम पॉइंटर टू एन एरे की बात करते हैं तो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे पॉइंटर टू एन एरे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने यहाँ पे एक पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर कर दिया है। इस पॉइंटर टू एरे के अंदर हमने पैरेंथेसिस का यूज किया है। अब देखिए इसको प्रोग्राम को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले एक 2D एरे लिया है एस नाम का, जिसके अंदर हमारी 4 रोज होने वाली है और हर रो के अंदर 2 कॉलम हमारे होने वाले हैं। इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज भी दे दी है। हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनके मार्क्स हैं। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, हमने और इंटीजर ले लिया आई और जे, और हमने यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइंटर टू दी इंटीजर डिक्लेयर किया है। मतलब ये जो हमारा पॉइंटर है एक नॉर्मल पॉइंटर है जो किसी इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, और जो यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे बेसिकली ये हमारा जो पॉइंटर है किसी एरे का एड्रेस स्टोर कर सकता है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये हमारा एक एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और जबकि ये वाला जो है हमारा ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब सिंपली हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप चलाया 0 से लेके 3 तक के लिए। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम बेसिकली हर एक इंडिविजुअल फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे और फोर्थ एरे इनको एक्सेस करने की कोशिश करें यूजिंग दिस लूप। अब इसके अंदर नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। हमने क्या करा, जो हमने पी हमारा यहाँ पे क्या डिक्लेयर था, पी हमारा पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर था। उसके अंदर हमने क्या करा, जो हमारा फर्स्ट 1D एरे है इन अ 2D एरे, S0 जब आएगा तो उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे 1 आएगा तो जो नेक्स्ट उसका फर्स्ट जो अपना सेकंड 1D एरे उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ऐसे थर्ड 1D एरे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो एक बार लूप को हम समझते हैं। जब हम पहली बार चलाएंगे तो P इज इक्वल टू एम्प एंड S0, तो मतलब जो हमारा फर्स्ट 1D एरे है उसका जो एड्रेस है उस एरे का वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे नॉर्मल अगले केस में क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमने एक पॉइंटर टू इंटीजर लिया था उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज का यूज किया है INT, और यहाँ पे हमने इसके साथ में पॉइंटर ये यूज किया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने टाइप कास्ट करने की कोशिश की है। मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने ऐसा क्यों किया है। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा P है वो एक पॉइंटर टू एरे है, और जबकि यहाँ पे हमारा जो PINT है वो एक पॉइंटर टू इंटीजर है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम कभी किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में नहीं असाइन करा सकते, या फ्लोट को इंटीजर वैल्यू में नहीं असाइन करा सकते, क्योंकि वो दोनों अलग टाइप के होते हैं। सिमिलरली हम एक पॉइंटर टू इंटीजर और पॉइंटर टू एरे को एक दूसरे में असाइन नहीं करा सकते। तो उसको असाइन कराने के लिए बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमारा पॉइंटर टू एरे है हमने उसको टाइपकास्ट कर दिया है। हमने अपने जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर भी हमने देखा था कि किस तरीके से हमने जो वॉइड मेमोरी ली थी, मैलोक फंक्शन यूज करते हुए जो वॉइड मेमोरी का हमने यूज किया था, उसको किस तरीके से हमने टाइपकास्ट करके अपना एक इंटीजर टाइप की मेमोरी में एरे के लिए कन्वर्ट करवा दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या करा है, टाइपकास्टिंग की है। जो आपका एरे टाइप का पॉइंटर टू एरे है उसको हमने टाइपकास्ट कर दिया पॉइंटर टू इंटीजर में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे हमने क्या किया है, इसके अंदर फिर से एक लूप चलाया है, और उसके अंदर हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा है, प्रिंट करवाई है वैल्यूज, और उस वैल्यू के अंदर हमने क्या करा, पहले हमने एक पॉइंटर लिया है उसमें PINT प्लस J। तो अब आप चाहें तो इसको आप रिवर्स में भी देख सकते हैं। आप ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली जो है मैंने देखिए एक राइट पे भी एक कंपैरिजन प्रोग्राम बनाया है। अगर आप चाहें तो आप अगर यहाँ पे टाइपकास्ट नहीं करना चाहते इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दिस विल ऑल्सो वर्क, ये आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए किया है कि अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि किस तरीके से आप जो है पॉइंटर्स का यूज करते हुए और एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हम पॉइंटर टू एन एरे यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब हम आते हैं पासिंग 2D एरे टू अ फंक्शन। अब देखिए हमने अभी तक जो भी है नॉर्मल, हमने जब कल 1D एरे देखा था तो उसको भी हमने फंक्शन में पास किया था। अब अगर किसी 2D एरे को हमें फंक्शन में पास करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा रूल है, हम फिर से वही दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम उसका बेस एड्रेस पास कर सकते हैं, या तो हम उसके वैल्यू जो है, मतलब जो बेसिकली हम उसका बेस एड्रेस पास कर सकते हैं यहाँ पे,
और या हम पॉइंटर टू उसके एड्रेस को पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्सेस करने के लिए क्या किया है, हमने उसका जो बेस एड्रेस है वो पास कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे जब भी हम किसी मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी जो बेस एड्रेस की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ तो देखिए इसमें हम कोई भी जब अपना 2D एरे की बात करें तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसकी बेस की जो वैल्यू है वो पास कर सकते हैं या हम उसका बेस एड्रेस पास कर सकते हैं किसी जगह पे। तो यहाँ पे हमने सिमिलरली क्या किया है, आप देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने एरे को पास कर दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले टाइप का, और डिस्प्ले के अंदर हमने इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो हमारा एरे टाइप का एक 2D एरे है, सेकंड हमने एक इंटीजर लिया है और थर्ड हमने एक इंटीजर लिया है। फिर मेन प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली क्या किया है कि इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया और उसकी डेफिनेशन भी हमने साथ के साथ में दे दी है, उसके अंदर हमारे वैल्यूज हमने स्टोर करवा दिए। फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम देखते हैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने, क्योंकि सिंस हमने एरे का यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया था और उसके बाद में हमने यहाँ पे बताया कि एरे के अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स है, वो यहाँ पे हमने 3 और 4 पास किए हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएंगी 3, और सिमिलरली आपने जो यहाँ पे कॉलम पास किया वो आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये अपना प्रोग्राम चलेगा और इसके अंदर आपकी जो सारी वैल्यूज हैं वो पास हो जाएंगी। ठीक है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इस डिक्लेरेशन की जगह पे हम यहाँ पे पॉइंटर भी यूज कर सकते थे, और ये हमारा सेम वर्किंग पॉइंटर के थ्रू भी हो सकती थी। बट इसमें जो हमारा पॉइंटर रहता उसमें हमें फिर से, जैसे आपने देखा था लास्ट हमारे उसके अंदर कि किस तरीके से हमें उसमें प्लस प्लस करके और यूज करना पड़ता था, तो उससे थोड़ा डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग के। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे जो है अपना एरे है उसका बेसिकली डायरेक्ट यूज किया है इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू, ना कि एक पॉइंटर के थ्रू हमने उसका यूज किया है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो है एरे का आपका एक जो, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। जब कभी भी हम ऐसा कोई बात करते हैं, जैसे अभी हमने नॉर्मली देखा था, जब हम किसी भी 2D एरे के केस में नॉर्मली एक 1D एरे की तरह उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं अगर ए को रिप्रेजेंट करूँ A0 से, तो मैंने क्या देखा था, यहाँ से मुझे जो उसका जो 0th 1D एरे है उसका एड्रेस मिल जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कहीं पे किसी प्रोग्राम के अंदर सिंपली अगर मैं लिख दूं A, तो यहाँ पे हमें उससे क्या मिलेगा, हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो सिमिलरली हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ए को पास किया है, तो जो हमारा एरे था 2D एरे ए, जो उसका बेस एड्रेस था, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस था, वो यहाँ पे बेसिकली पास हो जाएगा और उस एड्रेस की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एक 2D एरे को पास किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज यही है कि जब भी हम किसी 2D एरे का डायरेक्टली ओनली नेम यूज करते हैं, कोई भी इंडेक्स नहीं यूज करते, तो भी उस केस में वो हमें उसका बेस एड्रेस ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स में कि एरे ऑफ पॉइंटर्स हमारा किस तरीके से काम करता है। अभी जो हमने देखा था वो हमारा पॉइंटर टू एरे था। अब हम देख रहे हैं एरे ऑफ पॉइंटर, मतलब दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। पॉइंटर टू एरे मतलब होता है कि आपका ऐसा कोई पॉइंटर जो किसी एरे के बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट करे। पॉइंटर टू इंटीजर क्या होता है, जो इंटीजर के बेस एड्रेस की तरफ पॉइंट करे। बट हम बात कर रहे हैं एरे ऑफ पॉइंटर की। तो देखिए इसको समझने के लिए, जैसे अभी तक हमने बात की थी, हमारा एरे किस टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का एरे हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप का एरे हो सकता है, और हमने कहा था कि हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं बहुत सारे एड्रेसेस का कलेक्शन बना दूं कि मेरे पास में 10 इंटीजर्स के एड्रेस हैं, मैं उनका कलेक्शन बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जैसे हमने एरे ऑफ इंटीजर देखा, एरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट देखा, एरे ऑफ कैरेक्टर देखा, उस तरीके से हमारा एरे ऑफ पॉइंटर भी हो सकता है, बेसिकली जिसको आप क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस। एन एरे ऑफ पॉइंटर वुड बी अ कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस सिंपली। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसके अंदर एड्रेस हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके किसी एक स्पेसिफिक चीज के हों। वो एड्रेस आपके डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के हो सकते हैं, वो आपके आइसोलेटेड वेरिएबल्स के हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो किसी और एरे के एड्रेस हो। मतलब वो सिंपली मीन टू से कि जो हमारे एड्रेसेस हैं वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो किसी नॉर्मल एक नॉर्मल वेरिएबल के हो
हो सकता है कि वो किसी और एरे के हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी और एड्रेस का एड्रेस हो सकता है वो, तो वो कोई भी हो सकता है। बट द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम कोई कलेक्शन ऑफ एड्रेस करते हैं तो वी कॉल इट एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। और जो भी हमारे नॉर्मल पॉइंटर्स को रूल अप्लाई होते, एरे को अप्लाई होते हैं, नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं, जो भी अभी तक हमने नॉर्मल एरे के लिए बात की, इंटीजर्स के एरे के लिए बात की, वो सारे ही रूल्स हमारे पॉइंटर के एरे के लिए भी अप्लाई होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया int arr4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर ये हमारा बन गया। ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स। तो यहाँ पे अब ये इसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हमने देखा कि, तो नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हमने एक एरे ले लिया है, और यहाँ पे जो हमारा है एरे है, ये क्या एरे ऑफ पॉइंटर्स है, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें हमने क्या करा है, इसके अंदर कुछ एड्रेसेस स्टोर करवाने की कोशिश की। तो पहले उसके लिए हमने सिंपली इंटीजर्स ले लिया, i, j, k, l, ये हमने कुछ इंटीजर्स ले लिए हैं, और हमने फिर उसके बाद क्या किया है, इनकी जो वैल्यूज है वो हमने स्टोर करवाने की कोशिश की है। जो ARR0 है, जो 0th एलिमेंट है इस एरे का, उसमें हमने क्या करा है कि हमने i का एड्रेस स्टोर करवा दिया, फर्स्ट में j का एड्रेस, सेकंड में k का एड्रेस, थर्ड में l का एड्रेस हमने स्टोर करवा दिया है। और जैसे अभी तक हमने सिंपली देखा था कि हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए, सिंपली हम फॉर लूप का यूज करते हुए इसके भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेंगे। इसका एक मेमोरी मैप हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा। देखिए ये हमारा बेसिकली एरे हो गया है पॉइंटर्स का। आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे क्या एड्रेसेस स्टोर हैं। ये हमारे जो एड्रेसेस हैं ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ये किसी और एरे के भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट्स के हैं। जैसे 65514 जो है वो हमारा एड्रेस है किसका, आई का। सिमिलरली ये हमारा जो है 65510 ये हमारा एड्रेस है जे का, और सिमिलरली 65506 है ये हमारा एड्रेस है के का, और जो 65502 है ये हमारा एड्रेस है एल का। तो ये हमारा जो एरे है ये क्या हो गया, ये बेसिकली हमारा कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस हो गया। और इन एरे के भी अपने, जैसे हमने नॉर्मली देखा था किसी भी एरे का बेस एड्रेस होता है, सिंपली इसका भी बेस एड्रेस है, क्योंकि कोई भी एड्रेस जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का होता है। तो इसने भी हमारा मेमोरी में जो है 4 बाइट्स हर एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाई किया है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो एरे का वो 65518 पे स्टोर्ड है, तो सेकंड आपका 65522 जो कि उससे 4 मेमोरी लोकेशंस दूर है वहां पे स्टोर्ड है। सिंपली ये इससे हमें पता लग गया कि हमारा किस तरीके से हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बना सकते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर तो हमने देखा कि जो हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स था, ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ एड्रेस था, उसमें जो एड्रेसेस थे वो नॉर्मल किसी भी वेरिएबल के थे, i, j, k, l के। अब अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इसके अंदर जो एड्रेस हैं वो किसी और एरे के स्टोर करवा दें, तो वो कैसे होगा, वो अब हम इस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। देखिए हमारा सब कुछ सेम रहेगा। जैसे हमने पिछले केस के अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक अपना एरे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे भी हमने एक एरे ले लिया है स्टैटिक इंटीजर a, ये हमने एक एरे बनाया नॉर्मल जिसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने एक दूसरा एरे बनाया जो कि एरे ऑफ पॉइंटर्स है, और उसके अंदर हमने क्या किया, एड्रेसेस दे दिए हैं। सिंस इन अ नॉर्मल केस जैसे आपने देखा था कि जब हम किसी भी इसके अंदर ये अपना 1D एरे के अंदर जब हम नॉर्मली उसके नेम की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, उसका एड्रेस हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जब हम a डालेंगे तो हमें एड्रेस मिल जाएगा, जब हम a+1 डालेंगे तो हमें क्या होगा, नेक्स्ट लोकेशन पे जो हमारा एड्रेस है वो मिल जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो हमें a+2 से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा यहाँ पे एरे में ऑब्जेक्ट्स थे और एरे में जो एलिमेंट्स थे, इनके एड्रेसेस हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स में स्टोर करवा दिया है। इस डिक्लेरेशन के थ्रू, इस डेफिनेशन के थ्रू हमने ये यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। और फिर सिंपली हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम सिंपली नेक्स्ट लाइन में इनको प्रिंट करवा सकते हैं जो हमने एड्रेसेस लिए हैं। अब अगर हम इसको देखें, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, जब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ में p, तो p से क्या होगा, हमारा जो हमारा बेस एड्रेस है, किसका बेस एड्रेस है, जो एरे ऑफ पॉइंटर्स का हमारा बेस एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर जब हम उसके बाद में यहाँ पे स्टार p की बात करेंगे, तो मतलब जो बेस एड्रेस पे, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है
P का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब P के जो बेस एड्रेस पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो वो क्या है, वो एड्रेस ऑफ जीरो है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा क्या होगा, एड्रेस ऑफ जीरो प्रिंट हो जाएगा। और जब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस जो हमारी ये जो वैल्यू आई थी, जो एड्रेस ऑफ जीरो आया था, वहां पे क्या वैल्यू है, वो है हमारी जीरो। तो वो हमारा इस केस में प्रिंट हो जाएगी। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंपली नेक्स्ट केस में हम देख लेते हैं, जब हम बात करेंगे p+1 की, तो p+1 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, p+1 देगा हमें एड्रेस इस एलिमेंट का, हमें जो कि हमारे एरे ऑफ पॉइंटर्स में स्टोर्ड है, इसका हमें एड्रेस दे देगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे p+1 के आगे पॉइंटर हमने स्टार पॉइंटर लगा दिया, तो जो इस एड्रेस पे, मतलब जो a+1 का जो एड्रेस है, जो बेसिकली हमारा सेकंड एलिमेंट का जो एड्रेस है, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा a+1, हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। फिर जब हमने इसको भी एक पैरेंथेसिस से एंक्लोज कर दिया, तो जो हमारा a+1 है वो हमारा किसी का ऑलरेडी एड्रेस है, वो हमारा किसका एड्रेस है, वो हमारा 1 का एड्रेस है। तो वो हमें क्या है, उस एड्रेस पे जब हम पॉइंटर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी 1। तो सिमिलरली सो ऑन हम आगे वाले अपने पॉइंटर्स के लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमने देख लिया कि किस तरीके से एरे ऑफ हमारा पॉइंटर्स काम करता है और कैसे हम उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की हो, वेरिएबल्स की हो, या हमारे किसी और एरे के एलिमेंट्स की हो। चलिए, अभी तक हमने जो देखा था वो 1D और 2D एरे देखा था। तो सिमिलरली जैसे हमने 1D और 2D एरे देखा, ऐसे 3D एरे हो सकता है। तो देखिए 3D एरे क्या है बेसिकली, जैसे अभी तक हमने बात की थी कि हमने बोला कि हमारे पास क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनका हमने रोल नंबर सेव कर लिया और हमने उनके मार्क्स सेव कर लिए। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास ऐसी 3 सेक्शन है, या मेरे पास ऐसे 2 सेक्शन है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे उनके रिजल्ट्स को स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3D एरे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे हम, ये किस तरीके से चल रहा है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सेक्शंस दिखाएगा कि जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं मेरे को 4 सेक्शन के बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं। ये सेकंड वाला जो है, ये बेसिकली हमें दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स उसमें स्टोर करने हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को तो 4 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है, और ये थर्ड वाला है, ये बेसिकली हमें ये दिखाएगा कि हमें उसमें कितना डेटा स्टोर करना है। जैसे आप बोलते हैं मुझे तो रोल नंबर और केवल एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो ये हमें इस तरीके से दिखाएंगे। और अब हम देख लेते हैं इनका डेफिनेशन और डिक्लेरेशन किस तरीके से हमारा जो है हो जाता है, वो भी एक बार हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं। तो सिंपली है, जैसे हमने अभी तक 1D और 2D एरे का अपना डिक्लेरेशन किया था, सिमिलर मैनर में हम यहाँ पे 3D एरे का भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और उसके अंदर जैसे हमने देखा था, या तो हम कॉमा कॉमा करके सारे एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, या हम डिफरेंट जो हमारे 1D एरे बन रहे हैं उनका अलग से भी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ही वेज हमारे इसमें भी करेक्ट रहेंगे, जैसे हमने 2D एरे के केस में देखा था। चलिए एक बार हम इसको विजुअली समझने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम इसको विजुअलाइज करें वो दिखेगा हमें, और किस तरीके से मेमोरी में वो जगह लेता होगा। तो देखिए विजुअलाइजेशन हमने कुछ इस तरीके से देखा है इसका। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0th सेक्शन का डेटा है, ये फर्स्ट सेक्शन का डेटा है, ये सेकंड सेक्शन का डेटा है। फिर उसके अंदर हमने फर्दर देख लिया सिमिलरली कि हमारे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का डेटा, फिर नेक्स्ट 4 स्टूडेंट्स का डेटा, फिर नेक्स्ट 4 स्टूडेंट्स का डेटा। तो ये तो हमने एक वर्चुअली या विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारा 3D एरे दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि मेमोरी में वो किस तरीके से स्टोर होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एरे की बात कर लीजिए, चाहे वो 1D एरे हो, 2D एरे हो, 3D एरे हो, या कितने भी डायमेंशन का एरे हो, उस हर एरे के अंदर हमारी जो मेमोरी है वो सीक्वेंशियली ही चीजों को स्टोर कर सकती है। उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे भी जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा सीक्वेंशियली ही स्टोर होगा। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारा पहले जो भी हमारा जो ये 0th एरे है, पहले उसकी बात होगी, फिर उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है पहले वो स्टोर होगा, फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो स्टोर होगा, फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो स्टोर होगा, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ एलिमेंट, एंड सो ऑन हमारा स्टोर होता जाएगा। जब हमारा ये वाला एरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमारे फर्स्ट एरे की बारी आएगी, उसमें भी हमारा सिमिलर प्रोसीजर से वैल्यू स्टोर होती चली जाएंगी। और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट एरे की वैल्यूज आ जाएंगी, बट सभी मेमोरी में सीक्वेंशियली स्टोर होगा। और जो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा विल सोली डिपेंड कि आपने किस तरह का जो है एरे बनाया। अगर ये कैरेक्टर एरे होगा तो जो आपका 1 बाइट का मेमोरी वो यूज करेगा, ये इंटीजर एरे है तो वो 4 बाइट्स की मेमोरी आपकी यूज करेगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया है।
अब देखिए एक हम आ जाते हैं कि हम कोई एक 3D एरे है जिसके अंदर अगर हमें यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है और हमें वो वैल्यूज को प्रिंट भी करवाना है, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं ये समझने के लिए देखिए बेसिकली कुछ भी नहीं है। जैसे अभी तक हम फॉर लूप चलाते थे, जब हम 1D एरे की बात करते थे तो हम एक फॉर लूप यूज करते थे क्योंकि हमारे पास एक इंडेक्स होता था। जब हम 2D एरे की बात करते थे तो हम दो लूप चलाते थे क्योंकि हमारे पास में दो इंडेक्स होते थे। अब यहाँ पे हमें हमारा जो एरे वो 3D है, उसमें 3 इंडेक्सेस हैं, तो हमें 3 लूप चलाने पड़ेंगे। जो फर्स्ट लूप होगा वो आपका आउटर मोस्ट के लिए होगा, जो सेकंड लूप होगा वो आपका सेकंड उसके लिए होगा, और जो आपका थर्ड लूप होगा वो हर एक कॉलम के वाइज स्पेसिफिकली चलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमने किया है, पहले हमने एक फर्स्ट लूप चलाया है, फिर उसके अंदर जाके हमने रोज की वैल्यू डलवा ली है, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट में जाके कॉलम की वैल्यू डलवा ली है सिंपली। और इस तरीके से करते करते हम सारी वैल्यू उसमें इनपुट करवा सकते हैं। और जब हमें प्रिंट करना होगा तो भी हम सेम कर सकते हैं, जैसे हमने वैल्यूज एंटर कराई हैं सिमिलर वे में हम लूप चला के वैल्यूज प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम ये वाला लूप चलेगा तो यहाँ पे जो आपकी आई की वैल्यू है वो 1 है, और जो हमारा आई की वैल्यू लेस देन 2 है तब तक ये हमारा लूप चले। और कब तक हमें ये चलाना है, ये हमें क्योंकि दो बार ही यहाँ पे लूप चलाना है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के लिए, तो ये चलेगा। अब आप देखिए ये जे के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, तो जे के अंदर आप देख सकते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे इज इक्वल टू 3 तक के लिए हमने ये लूप यहाँ पे चला दिया है। ठीक है, सिमिलरली आप ये देख रहे हैं वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे हम एंटर करवा देंगे। अब इसके अंदर अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर एक हमने छोटी सी एरर की है टू चेक कि हम कितना अलर्ट हैं इस चीज का चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर ये है कि जब भी हमने बात की थी कि हम किसी भी एरे की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जो लूप चलाते हैं वो हमारा बेसिकली 0 से चलता है ना कि 1 से चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने सारे लूप्स को 1 से चलाया है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है दिस विल नॉट गिव अस द करेक्ट रिजल्ट्स। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ एरर की हैं, और वो एरर यही है कि हमने यहाँ पे जो भी लूप्स हैं वो हमने 1 से स्टार्ट किए हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम में एरर आएगी। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए सारे ही अपने ये करेक्ट प्रोग्राम है, जो पीछे वाला प्रोग्राम था ये हमारा प्रोग्राम जो है करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोग्राम, इसको मैं कट कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा ये हमारा राइट प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने 0 से यहाँ पे लूप स्टार्ट किया है, और ये हमारा लूप 0 के लिए और 1 के लिए काम करेगा। सिमिलरली ये वाला लूप 0, 1 और 2 के लिए काम करेगा, फिर ये वाला लूप भी हमारा 0, 1 और 2 के लिए काम करेगा। तो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी और k की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हमारा i, j, k तीनों ये वैल्यू एट 0, 0, 0 जो है वो आ जाएगी। और हमने यहाँ पे वैल्यू देने के लिए क्या करा है, एंड ARR 0, 0, 0 हमने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे ये जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अब सिमिलरली जब हम प्रिंट कराने की बात करेंगे तो हमने क्या करा है, कॉमा ARR, और यहाँ पे जो एड्रेस जो हमारा वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस है वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अब ये इससे यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है कि हमारा किस तरीके से ये जो है प्रोग्राम फंक्शन करेगा।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना यहाँ पे कि अभी तक हमने जो देखा था, हमने 1D एरे और 2D एरे में देख लिया था कि हम किस तरीके से पॉइंटर्स को यूज करते थे टू एक्सेस दी वैल्यूज। अब हम जब 3D एरे की बात करते हैं तो हम सिमिलरली 3D एरेज में भी ये पॉइंटर का यूज कर सकते हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। पहले हमने देखा सिमिलरली A213 को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें, पॉइंटर एट वैल्यू A21+3, तो भी ये हमें एड्रेस दे देगा। और फिर सिमिलरली हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारा इसके इक्विवेलेंट होती है, तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और ये वैल्यू को हमने जब फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें ये मिल गया। ये सिंपली हमने जो 1D एरे में समझा था उसका फर्दर जो है आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे आपके पास और भी मल्टी डायमेंशनल एरे होंगे तो आप उसके लिए भी सिमिलर टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको ये वाली चीज़ एकदम क्लियर होगी कि हमने 3D एरे में पॉइंटर्स का किस तरीके से यूज़ किया। जब हम एक बार फिर मैं एलेबोरेट करने के लिए आपको बता देता हूँ, जब हम नॉर्मली A213 देंगे तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने क्या किया है, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। जब हम बात करेंगे A21 की 3D एरे के केस में, जब हम 2 इंडेक्स देंगे तो ये हमें क्या देगा, एड्रेस देगा, हमें एड्रेस दे देगा इस लोकेशन का। और इस एड्रेस के अंदर जब हम 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें वो स्पेसिफिक एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। और जब हम उस पर पॉइंटर ऑपरेशन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि एक 2D एरे में हम जब उसको फिर से उसका फर्स्ट लोकेशन देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। और उस एड्रेस के अंदर जब हम वैल्यू ऐड कर देंगे +1 तो हमें क्या मिल जाएगा, वो लोकेशन पे मिल जाएगा। उसके बाद हमने जब उसको फिर से उसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें उस लोकेशन तक पहुंचा देगा और हमें वहां की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सिंपली हमने बताया कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द इंटीजर और द फ्लोटिंग टाइप ऑफ एरे, या फिर जो हमारा पॉइंटर एरे। अब जो हमारा नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे कैरेक्टर टाइप के एरे के बारे में, और जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स, कैसे हम उस पे पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अपना कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग्स की, तो उसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी मिलते हैं जो उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना थोड़ा इजी बना देते हैं। वो भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Friends, if you like our video, then do give us a thumbs up, and do share this video with your friends. Also, don't forget to subscribe our channel Code Easy with me. Till our next video, bye bye, see you again soon.